सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम टू हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग साइंस का कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। जो साइंस का चैप्टर हमने पढ़ लिया उसी का प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क की जांच करने वाले मशीन का क्या नाम है? किस मशीन द्वारा ब्रेन की जांच की जाती है? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कि सीटी स्कैन ब्रेन का कराना है, ऐसा ब्रेन का सीटी स्कैन होता है। तो स्कैनर द्वारा हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर द्वारा ब्रेन का जांच करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक कौन थे? देखिए, प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक सुश्रुत जी थे। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, कौन थे? सुश्रुत। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे? आप लोगों ने श्रीधराचार्य इक्वेशन तो सॉल्व किया ही होगा, उसको पढ़ा होगा। तो वर्ग समीकरण को सर्वप्रथम देने वाले गणितज्ञ कौन थे? श्रीधराचार्य जी। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का किस प्रकार संबंध है? देखिए, जहाँ साइंस है वही टेक्नोलॉजी है, तो दोनों में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। कोई भी नए नए चीज़ों का आविष्कार होता है तो उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों का रोल होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रौद्योगिकी क्या है? ठीक है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधन का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। देखिए, मानव के हित के लिए जिन संसाधनों का निर्माण किया जाता है, नए नए संसाधनों का निर्माण किया जाता है, चाहे वो गाड़ी मोटर हो या फिर मशीनें हो, कोई भी चीज़ हो, मानव के हित के लिए अगर उसका निर्माण किया जा रहा है तो क्या हमारा प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब की खोज किसने की? आप सभी को पता होगा विद्युत बल्ब की खोज किसने की। तो ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब दोनों का याद कर लीजिए, थॉमसन एडिसन ने की। ठीक है, इसरो का अर्थ क्या है? देखिए, आपके एग्ज़ाम में दो प्रकार से पूछ सकता है। इसरो का अर्थ अगर हिंदी में पूछेगा तो आप लोग अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान लगाइएगा, और अगर इंग्लिश में पूछेगा तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति किसे कहते हैं? मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया हरित क्रांति किसे कहते हैं, हरित क्रांति कब लागू किया गया और हरित क्रांति किस लिए लागू किया गया था, ये मैंने आप लोग को साइंस में पढ़ा दिया है। अगर आप लोग को देखना है तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, आधुनिक कृषि उपकरण, उन्नतशील बीज, उर्वरक एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा किसी उपज में अशातित वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। देखिए, हरित क्रांति क्यों लाया गया था कि पहले हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे खेत में उतना फसल नहीं उगता था, बहुत सारा ऐसा हो गया था कि भूखमरी से लोग मरते थे, तो उसके लिए हरित क्रांति को लागू किया गया था। हरित क्रांति में उन्नतशील बीज बनाए जाते हैं, जैसे हाइब्रिडाइज वाले बीज होते हैं जिससे ज़्यादा उत्पाद होता है। एक एक से उर्वरक आ गए हैं, कीटनाशक हो गया, और पर्याप्त सिंचाई। पहले क्या होता था कि बारिश के पानी पे खेती निर्भर रहती थी, बारिश होती थी अच्छी तो खेती अच्छी होती थी, नहीं होती थी तो नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो गया, नई नई मशीनें आ गई हैं जिसके द्वारा सभी खेतों में पानी आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाब की अवधारणा क्या है? देखिए, दाब किसे कहते हैं? किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में जो बल लगाया जाता है उसी को दाब कहते हैं। आप किसी वस्तु को खींचते हैं या धक्का देते हैं तो उसमें कोई ना कोई फोर्स तो लगाते हैं, जो फोर्स लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल तथा वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? देखिए, पृथ्वी के चारों ओर वायु घिरी है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे ही हम लोग वायु दाब कहते हैं। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों तरफ क्या वायु है तो वो कुछ न कुछ प्रेशर लगाएगा पृथ्वी पर, तो जो वायु के कारण जो दाब लगता है पृथ्वी पर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वायु दाब कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट है हमारा, प्लवन का सिद्धांत क्या है? प्लवन का सिद्धांत क्या है?
जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है। इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, आप एक गिलास पानी भर कर लीजिए, उसमें एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा डालिए। अगर लकड़ी का टुकड़ा डालने पर जितना लकड़ी के टुकड़े का भार है उतना ही पानी गिलास से बाहर आता है, तो वो लकड़ी का टुकड़ा क्या करता है, पानी में तैरने लगता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लवन का सिद्धांत। अगर कोई वस्तु किसी द्रव में हम लोग डालते हैं तो वस्तु का जितना भार होता है उतना वो द्रव को बाहर निकालता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्लवन का सिद्धांत। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु दाब का मात्रक क्या होता है। वायु दाब हो या फिर दाब हो, उसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा वायु दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल पंप में कितने वाल्व लगे होते हैं। आप लोगों ने जल पंप देखा होगा, कुछ लोगों ने यूज़ भी किया होगा, तो उसमें 2 वाल्व लगे होते हैं। ये वाल्व क्या करता है, ये वाल्व वायु दाब के कारण खुलते तथा बंद होते हैं तथा खींचे गए जल को वापस नीचे नहीं जाने देते। देखिए, जब नल में पानी आ जाता है तो वापस वो नीचे ज़मीन में ना जा पाए, इसलिए नल में 2 वाल्व लगा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु दाब की माप के लिए 2 प्रकार के वायु दाब मापियों का नाम बताइए। देखिए, मैंने आप लोग को बताया था वायु दाब जो होता है वो बैरोमीटर से मापा जाता है, तो यहाँ पारा भी होता है जिससे वायु दाब नापा जाता है, और निद्रव दाब मापी से भी वायु दाब मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुक्कुट पालन क्या है। देखिए, मुर्गी पालन को या फिर मुर्गी फार्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कुक्कुट पालन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ कहाँ स्थापित है। देखिए, एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में ननौरा, कल्पकम और ट्राम्बे में स्थापित है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के अग्रणी स्टील कारखाने कहाँ कहाँ स्थित है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर आदि। यहाँ हमारा अग्रणी स्टील का कारखाना स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या द्रव किसी बर्तन में सभी दिशाओं में भार डालता है। देखिए, जब आप किसी द्रव को, पानी हो गया, कोई भी लिक्विड हो गया, उसको ग्लास या कटोरी में रखते हैं तो ग्लास या कटोरी का शेप ले लेता है, तो वो क्या करता है, बर्तन के सभी दिशाओं में भार डालता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समस्थैतिकी या होम्योस्टैटिस किसे कहते हैं। देखिए, जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में समस्थिति बनाए रखने की क्षमता को समस्थैतिक बोलते हैं। समस्थैतिक को इंग्लिश में होमोस्टैटिस कहते हैं। जैसे हमारा वातावरण है, हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, कभी गर्मी आता है, कभी ठंडी आता है, कभी बारिश आता है, तो हमारे चेंज होते हुए वातावरण से हमारे शरीर का टेम्परेचर अलग है, वातावरण का टेम्परेचर अलग है। हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में हमारा टेम्परेचर अलग है और बाहर का वातावरण का टेम्परेचर अलग है। हमें उसको सहनशीलता हमारे अंदर उसको सहने की सहनशीलता होती है, क्षमता होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थैतिकी बोलते हैं, जो हम बाहर के टेम्परेचर और आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं। पौधे में सभी कार्य का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। इन पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। देखिए, जिस प्रकार हमारे शरीर में हार्मोन होता है और अलग अलग हार्मोन का अलग अलग रोल होता है, उसी तरह पौधों में हार्मोन होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं। जैसे ऑक्सिन हो गया, ऑक्सिन क्या होता है, प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाता है ना, पौधों में वृद्धि करता है। ठीक है, तो इस प्रकार पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं जिसको हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्सर्जन क्या है। देखिए, उत्सर्जन क्या है,
विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर में पदार्थों का विघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों का शरीर के बाहर निकालना ही उत्सर्जन है। देखिए, जब हम कोई खाना कुछ भी खाते पीते हैं तो उसका विघटन होता है, पाचन होता है, तो उसके बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जिसको हमारे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है ताकि हमारे शरीर को कोई नुकसान न पहुँचे, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्सर्जन अंग के प्रमुख कौन कौन से अंग है। ठीक है, देखिए, गुर्दे, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, किडनी क्या करता है, आपके ब्लड में जितना इम्प्योरिटी होती है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, तो किडनी हो गया, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, इसके थ्रू जितने भी हमारे उत्सर्जन, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है हमारे अंदर, वो उत्सर्जित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है। देखिए, पेशियों को क्या बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं। तो मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है। पहला है कंकाल पेशी, जिसको स्केलेटल मसल कहते हैं। दूसरा है आरेखित पेशी। तीसरा है हृदय या कार्डियक पेशी। देखिए, कंकाल पेशी कहाँ पाया जाता है, जैसे हमारे हाथ पैर और जहाँ जोड़ हो गया, जो भी मूवमेंट वाली चीज़ें हैं, वहाँ पे क्या होता है, हमारा कंकाल पेशी हो गया। ठीक है, दूसरा है आरेखित पेशी। आरेखित पेशी कहाँ पाया जाता है, जैसे हमारा आहार नाल हो गया। ठीक है, आहार नाल हो गया, और जहाँ से हमारी रक्त शिरा है, जहाँ से हमारा ब्लड फ्लो करता है, वो हो गई, वहाँ पे हमारा क्या होता है, आरेखित पेशी होता है। तीसरा है हृदय या कार्डियक पेशी। यह केवल हृदय में ही, हृदय के मसल्स को ही कार्डियक पेशी बोलते हैं। ठीक है, बस हृदय में पाया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में श्रवण हेतु पाए जाने वाले आंतरिक अंग कौन से हैं। कौन से आंतरिक अंग से मनुष्य जो होता है ध्वनि को सुनता है, तो कर्ण पर्दा, सेकंड है हमारा मध्य कर्ण। ठीक है, कर्ण पर्दा और मध्य कर्ण के थ्रू मनुष्य जो होता है श्रवण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति में पाए जाने वाले वाह वृद्धि अंग बताइए। वनस्पति में पाए जाने वाले वाह वृद्धि अंग बताइए। कक्षास्थ कलिका, अग्राथ कलिका एवं पर्व आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति में संवेदना किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो वनस्पति में संवेदना रासायनिक समन्वय द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव जगत को कितने भागों में विभाजित किया गया है। जीव जगत को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। ठीक है, एक कोशिकी हमारा जैसे बैक्टीरिया आ गया, जीवाणु या अमीबा हो गए, ये सारे क्या होते हैं, एक कोशिकी, जो सिंगल सेल से बना हो, एक कोशिका से बना हो, और जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, उसे एक कोशिकी जीव कहते हैं। दूसरा है बहुकोशिकी। बहुकोशिकी जीव को हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, जैसे मनुष्य हो गए, गाय, बकरी, पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सब क्या है, हमारे बहुकोशिकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अवशेषी अंगों का नाम बताइए। देखिए, अवशेषी अंग वो अंग होते हैं जिनका यूज़ हमारे बॉडी में नहीं होता है। ठीक है, पहला है निमेषक पटल, दूसरा है कर पल्लव की पेशियाँ, तीसरा है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। अपेंडिक्स का कोई यूज़ नहीं होता हमारे बॉडी में, बस ये ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवशेषित अंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समजात अंग से क्या समझते हैं आप। वे अंग जो उत्पत्ति में समान हो, जिनकी उत्पत्ति एक ही रूप से हुई हो, लेकिन उनके कार्य की दृष्टि क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, जैसे इंसान का हाथ हो गया और पक्षियों का जो पंख है, उनकी उस उत्पत्ति समान होती है। ठीक है, समान रूप से उत्पत्ति होती है, लेकिन हमारे हाथ का कार्य अलग है और पंछियों के पंख का कार्य अलग है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समजात अंग कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रौद्योगिकी की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है।
प्रौद्योगिकी की सफलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला है कार्य क्षमता में वृद्धि, दूसरा है आर्थिक लाभ, तीसरा है समय की बचत। देखिए जो जितने भी टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं उसमें कार्य क्षमता की वृद्धि हो जाती है, मनुष्य की अपेक्षा वो मशीनें जो होती हैं ज़्यादा काम करती हैं, और आर्थिक लाभ भी होता है, जहाँ 10-20 मजदूर काम करते हैं वहाँ एक मशीन आराम से काम कर लेता है, और समय की बचत होती है कि मनुष्यों से जल्दी जो मशीनें होती हैं वो कार्य करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समरूप अंग से आप क्या समझते हैं? देखिए वे अंग जिनकी उत्पत्ति असमान हो परंतु कार्य की दृष्टि में समान होते हैं उसे समरूप अंग कहते हैं। देखिए दो प्रकार का अंग यहाँ पे है। पहला है समजात अंग जिनकी उत्पत्ति समान होती है और कार्य क्या होते हैं, अलग होते हैं, और दूसरा हमारा है समरूप अंग जिसकी उत्पत्ति असमान होती है, ये अलग अलग, इसका ओरिजिन अलग होता है। ठीक है, इसका ओरिजिन अलग होता है लेकिन इनका कार्य क्या होता है, एक ही कार्य होता है, ये एक ही कार्य करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समरूप अंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों तथा जंतुओं के मध्य की कड़ी क्या है? देखिए पौधों तथा जंतुओं के मध्य की कड़ी है युगलीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग तंत्र क्या है? कोई अंग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तब उन्हें अंग तंत्र कहते हैं। उदाहरण जैसे भोजन के पाचन में मुख, जिह्वा, आहार नाल, यकृत, आमाशय। देखिए जब ढेर सारे अंग मिलकर के कोई काम करते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं तो मुख में पहले खाते हैं, फिर जीभ से उसका टेस्ट पता चलता है, फिर आहार नाल में आता है, फिर उसके बाद वो ऐसे करके हमारे स्टमक तक जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, अंग तंत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतः श्वसन तथा उच्छ्वासन क्या है? ऑक्सीजन को अंदर लेने को अंतः श्वसन कहते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने को उच्छ्वासन कहते हैं। जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, जब सांस अंदर लेते हैं बॉडी में तो उसको अंतः श्वसन कहते हैं, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, जो सांस हम लोग बाहर छोड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उच्छ्वासन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म जैविक का पिता किसे कहा जाता है? देखिए किसने सूक्ष्म जीव का पता लगाया था, उसका पिता किसे कहा जाता है? तो ये है हमारे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 19वीं सदी में सूक्ष्म जीव की स्थापना किसने की? तो 19वीं सदी में सूक्ष्म जीव की स्थापना लुईस पाश्चर ने की। ठीक है, 19वीं सदी में सूक्ष्म जीव की स्थापना किसने की? लुईस पाश्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायरस क्या है? देखिए वायरस एक प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोष की संरचना वाले परजीवी है। वायरस क्या होता है? वायरस जो होता है प्रोटीन का बना होता है और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ठीक है, उपकोष की संरचना वाले परजीवी है। वायरस क्या करता है, जब तक मनुष्य के बाहर रहता है, मतलब जब तक बॉडी से बाहर रहता है तब तक ये मरा हुआ रहता है, जैसे ही मनुष्य की बॉडी के अंदर जाता है ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की? वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक आइवानोस्की ने की। ठीक है, वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक आइवानोस्की ने की। ठीक है, खुरपरा मुखपरा किस प्रकार का रोग है? यह एक वायरस जनित रोग है। खुरपका मुखपका क्या है? एक वायरस जनित रोग है, वायरस के थ्रू होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।